ये क्वेश्चन पढ़े, यहाँ से गो थ्रू करें। एक सेकंड, ये पढ़ लियो। डोंट, ये भी देख लो। पढ़ लियो। आज सब कुछ
इसमें पहले बनाना है ये इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, इन्होंने रेवेन्यू से स्टार्ट करेंगे, दो कॉलम बना लेंगे आपने, ठीक है। और 294 200 सबसे पहले ये देखो कहाँ पे दिया हुआ है, 294 200 ये दिया है, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन फिर भी आपने देख लेना है कि नॉर्मली रेवेन्यू से रिलेटेड तो सेल रिटर्न का दिया होता है, ठीक है। गुड्स रिटर्न का कुछ भी होता है, जैसे सेल ऑन रिटर्न बेसिस एडजस्टमेंट होगी, या गलती से कोई अमाउंट इंसर्ट हो गया होगा, उसको आपने माइनस करना हो, ठीक है। तो ये इसको एडजस्टमेंट पढ़ ले रहे हैं, कोई भी अमाउंट लिखने से पहले आपने, कोई भी आइटम लिखने से पहले, ठीक है, आपने एडजस्टमेंट से देख लेना है कि उससे रिलेटेड कोई यहाँ पे एडजस्टमेंट तो नहीं दी, तो सेल से रिलेटेड कोई नहीं। फिर आपने कॉस्ट ऑफ सेल लिखा, सबसे पहले आइटम ओपनिंग इन्वेंट्री आएगा 56 कोई भी अमाउंट लिखने से पहले आपने एडजस्टमेंट देखी है। ओपनिंग इन्वेंट्री हमेशा ही ट्रायल बैलेंस होती होगी, ठीक है। तो 56 कहाँ पे है, आ रही है आपको डेबिट आइटम, ये आ रही है यहाँ पे 56 है, ठीक है। तो ये एज इट इज आ रही है। फिर ऐड परचेज कर रहे हैं 239 470 डेबिट आइटम ऐड, ये इसमें भी कोई चेंज नहीं है। लेकिन कोई भी आइटम लिखने से पहले आपने नीचे एडजस्टमेंट को गो थ्रू कर लेना है, फिर आपने लिखना है। अच्छा, ये दिया हुआ रिटर्न आउटपुट, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस होता है 410, ये क्रेडिट आइटम है, ये आपको यहाँ पे इसको परचेज रिटर्न भी कहते हैं, रिटर्न आउटपुट भी कहते हैं, ठीक है। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, इस तरह का वर्ड भी आ सकता है, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, इस तरह का वर्ड भी आ सकता है, उसको भी आपने राइट कर लेना है। फिर देखें क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये हमेशा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी होती है 60,500, इसमें भी चेंज कोई चेंज हो सकता है, लेकिन आपने देख लेना है, लिखने से पहले आपने देख लेना। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नजर नहीं आया, नॉर्मली ये पहला आइटम होता है, आपको कहीं नजर आ रही है क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,500, दिया हुआ है। अच्छा, ये ऊपर पार्ट ए में, पार्ट ए ये, तो यहाँ पे देखे ना पार्ट ए उससे रिलेट कर रहा है, ये मैं आपको फिर बाद में बताता हूँ उसमें क्या है, लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ पे कैलकुलेट की भी और 60,500, पहले आपको पार्ट ए सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये बेसिकली ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन से ही आया है, इसमें बेसिकली ये एक फॉरवर्ड मेथड होता है, एक बैकवर्ड मेथड होता है, जिसमें हम समटाइम ये होता है कि गुड्स काउंट करना भूल जाते हैं ना, भूल क्या जाता है मतलब किसी वजह से काउंट नहीं कर पाते ईयर एंड में, तो वो टाइम गुजर जाता है, तो उसके बाद हम ये क्लोजिंग इन्वेंट्री को डिटरमिन करते हैं। तो चूँकि हम 31 दिसंबर को या जो भी बिजनेस की क्लोजिंग डेट है उसको पास ऑन कर चुके हैं, कि आप 31 दिसंबर बिजनेस क्लोजिंग डेट है, और 8 जनवरी को आपने इस क्लोजिंग इन्वेंट्री काउंट करना शुरू किया। तो अब जाहिर है आप वापस जाएंगी आपकी आवाज 31। क्लियर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। तो मैं ये बता रहा था कि ये इन्वेंट्री एट 6 अप्रैल दिया हुआ है, जी ठीक है। अब ये कैसे पता लगा, ये आपको क्वेश्चन 1 जो पार्ट है ना वो देखना पड़ेगा। One on the business selling electric goods, he was unable to count his inventory at his year end of 31st March 2016. 31st March को उसका बिजनेस पीरियड एंड होता है। He counted his entire inventory on 6 April 2016 and valued it at cost 577 तो 6 अप्रैल को इसके हिसाब से क्लोजिंग एंट्री की वैल्यू एट कॉस्ट ये है। तो चूंकि वो 31 मार्च को काउंट करना काउंट नहीं कर पाया किसी भी रीजन की वजह से, अब वो वापस जानना चाह रहे हैं कि 31 मार्च को या बिजनेस की क्लोजिंग डेट को क्लोजिंग एंट्री की वैल्यू क्या थी, उसके लिए वर्किंग करेंगे। अब जैसे यहाँ लिखा है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, One marks up the cost price of the all goods by 25% to calculate the selling price. भगवान जो है ना वो कॉस्ट में 25% ऐड करता है, कॉस्ट में
सेल प्राइस को फाइंड आउट करना। याद है मार्कअप? जी मार्कअप का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अच्छा, फिर कह रहा है परचेज ऑन इन्वेंट्री बिटवीन 1 अप्रैल 2016 एंड 6 अप्रैल अमाउंटेड टू 61। अब इसमें आपने लॉजिक ये याद रखनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री से आपने शुरू करना है। जैसे क्लोजिंग इन्वेंट्री से आपने शुरू किया, मतलब इन्वेंट्री एट गिवन डेट, इन्वेंट्री एट गिवन डेट पे आपने शुरू करना है। इसमें से जितने भी इनफ्लो है ना उनको माइनस करना है, आउटफ्लो को ऐड करना है, बट एट कॉस्ट, बट एट कॉस्ट। ठीक है, या एनआरवी। तो हमने 31 मार्च और 6 अप्रैल तक हम के दरमियान जो परचेज किए वो है 6100। तो इसको माइनस करते हैं, ये यहाँ पे लिखा हो, ये रहा। ठीक है ना, ये ऐड हो गया ना, 6 अप्रैल की इन्वेंट्री में ये ऐड हो गया, इसलिए इसको माइनस कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? जी इसके बाद जो सेल है, सेल सेल में क्या होता है, आपके आइटम आउट होते हैं, तो जो आइटम आउट होते हैं उनको आप ऐड करेंगी, और जो आइटम इन होते हैं उनको माइनस करेंगे, बट एट कॉस्ट प्राइस। अब ये सेल सेल है 9600 की, तो यहाँ पे दिया होगा सेल बिटवीन 1 अप्रैल 2016 एंड 6 अप्रैल 2016 अमाउंटेड टू 9600। तो 9600 की आपने सेल की। तो अब आपने इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, हम ये वाला फार्मूला लिख लेते हैं, कॉस्ट सॉरी, हम ये फार्मूला लिख लेते हैं, सेल इक्वल होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, जी अब इस केस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें पता नहीं, तो इसको हम लिख देंगे एक्स। क्या लिख देंगे? X ये 9600 आ गया। अच्छा, मार्कअप का मतलब क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो कितना दिया हुआ मार्कअप? ये 25%। तो अगर मार्कअप की जगह मैं 25/100 लिख दूँ तो ये ठीक रहेगा? इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना? जी ओके, ग्रॉस प्रॉफिट मैंने फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? ऐसे ही है ना? जी तो अगर मैं 25 को 100 से डिवाइड करूँ तो 0.25 लिख सकता हूँ। जी एक्स यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। जी तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल 0.25x, तो ये ठीक है। जी तो मैं जीपी की जगह अगर इसको लिख दूँ तो कोई इशू आएगा? नहीं तो मैं यहाँ लिख दूंगा 0.25x। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये 1.25x, ये ठीक है। लेकिन ये सेल्स तो दी हुई है ना, तो हमें सेल की कॉस्ट प्राइस पता करनी है, इन्वेंट्री में हमेशा कॉस्ट प्राइस डिटरमिन करनी होती है। ठीक है। हमें कॉस्ट प्राइस पता करनी, ठीक है ना? तो कॉस्ट प्राइस आपकी एक्स है, मार्कअप दिया हुआ था, मार्कअप का मतलब होता है कॉस्ट का परसेंटेज। तो कॉस्ट, तो ये मैंने इसीलिए यहाँ पे लिख दिया राइट साइड पे, मार्कअप ग्रॉस प्रॉफिट ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो 25/100 इक्वल जीपीओ। ठीक है, मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स के लिए एक्स लिख दिया। तो आपको ये मैथड समझ में आ गया कि मार्कअप से, मार्कअप को हम कैसे हैंडल करते हैं। जी 0.25x, एक्स क्या है? कॉस्ट। मार्कअप का मतलब होता है कॉस्ट का परसेंटेज, कॉस्ट का परसेंटेज 25। तो ये मैंने 25% वैसे भी लिख सकते हैं ना, 25 को डिवाइड कर एंड तक 0.25 आए। अब एक्स में एक्स और एक्स आपस में ऐड हो जाता है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो ये 1 होता है ना? एक्स क्या होता है? 1 होता है ना? अगर वेरिएबल का नंबर नहीं है तो उसको 1 कंसिडर करते हैं ना। तो ये 1.25x, आपको समझ में आ रहा है? 1.25x। जी ठीक है, अब x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 1.25 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड। डिवाइड तो 9600 को हम 1.25 से डिवाइड करते हैं, फाइंड करें क्या वैल्यू आ रही है। 7680। 7680। तो ये बेसिकली क्लोजिंग इन्वेंट्री, मतलब ये जो सेल हुई थी 1 अप्रैल से 6 अप्रैल के दरमियान 9600, उसकी कॉस्ट प्राइस है। समझ आ गई? अच्छा, अब सेल का मतलब है आपके आइटम आउट हुए, आपके आइटम, आपकी इन्वेंट्री आउट हुई है ना। सेल में क्या होता है? इन्वेंट्री आउट होती है, इन होती है। जब भी सेल, क्लोजिंग इन्वेंट्री तो इन नहीं, होती है। मैं कह रहा हूँ
इन्वेंट्री की बात, स्टॉक की बात कर रहा हूँ। जब आप सेल जी। करते हैं किसी आइटम को, तो आइटम आउट होता है या इन होता है? आउट होता है। तो जो आइटम आउट होता है उसको ऐड बैक कराएं। ये एक्चुअली बैकवर्ड मैथ है। बैकवर्ड का मतलब है कि आप 31 मार्च को पास कर चुकी हैं डेट, और भाई आप 6 अप्रैल पर खड़ी है, लेकिन आपने वापस 31 मार्च की इन्वेंट्री वैल्यू पता करनी है। तो जो सेल हो चुकी थी उनको आप ऐड करेंगी एट कॉस्ट प्राइस, और जो परचेज होगी उसको माइनस करेंगे। सही है। ठीक है, ये मैं रिमूव कर रहा हूँ, फिर आपको वहाँ पे शो कर देता हूँ। ये देखें 7680, ये हम ऐड बैक कर रहे हैं सेल एट हम्म, कॉस्ट। ठीक है, 7680 आ गया। जी। अब हम वापस पे जाते हैं नंबर 4 पे। ये कह रहा है गुड्स विद सेलिंग प्राइस ऑफ 2100। 2100 की आपने एक और सेल की है, had been sent to a customer on a sale or return basis on 30th March 2016. The good had not been sold at 31st March 2016 and had not been included when the inventory was well counted. तो बेसिकली आपने 2100 की सेल की थी ड्यूरिंग बेसिकली 30 मार्च से 6 अप्रैल। ठीक है, लेकिन आपने इसको कहीं रिकॉर्ड नहीं किया। आपने इसको क्या रिकॉर्ड नहीं किया? नहीं किया। रिकॉर्ड नहीं किया। तो पहले तो आप फाइंड करेंगे इसकी वो क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। क्या पता करेंगे? कॉस्ट प्राइस। अगेन वही फार्मूला, सॉरी लिख दिया। यानी सेल सेल इक्वल होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस जीपी। सेल सेल कितनी है? 2100। सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस आपका एक्स है, और मार्कअप क्या है? 0.25x। यही था ना? जी। अब इक्वल 1.25x 2180, एक्स 2180 को डिवाइड करें 1.25 से, तो आपको इसकी कॉस्ट प्राइस पता लगे। 2180 है। है 2180 है। हाँ 2180, सॉरी तो 2100 है। 21। नहीं नहीं 2100, सॉरी। तो 2100, ये यहाँ 2100 लिखा हुआ है। 1680। 1680, ये इसकी कॉस्ट प्राइस आएगी। एक सेकेंड और। या हाँ, ये आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? जी। इसको रिमूव कर देता हूँ, फिर आपको मैं शो करता हूँ कि वहाँ पे क्या करेंगे। क्या? इन्वेंट्री वैल्यूएशन यही थी। सेल और रिटर्न, ये देखें तो 2100 ये आ गया ना 1680। तो इसको हम क्या करेंगे? ऐड। यही फॉर्मूला इसका। क्या? फॉर्मूला इसका पूरा यही है। ये फॉर्मेट है, ये बेसिकली इन्वेंट्री वैल्यूएशन का एक टॉपिक है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन कहते हैं उसमें। ये बैकवर्ड मेथड है, आप समझ रही? बैकवर्ड, जी। बैकवर्ड का मतलब है कि ये इन्वेंट्री क्लोजिंग डेट के बाद की है। बिजनेस की क्लोजिंग डेट है 31 मार्च, और 6 अप्रैल को आपकी इन्वेंट्री है 5770। लेकिन आपने पता करनी है कि 31 मार्च को इन्वेंट्री क्या थी। तो ये यानी आप क्लोजिंग डेट को पास ऑन कर सकते हैं ना। जी। तो ड्यू टू एनी रीजन आप अपनी इन्वेंट्री को काउंट नहीं कर सकते। आपको पता नहीं कि 31 मार्च को क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या थी, उसके लिए वर्किंग कर रहे हैं। इसको कहते हैं बैकवर्ड मैथड। तो अब वो इन्वेंट्री जो गिवन डेट में दी होती है वहां से शुरू करेंगे। ठीक है, जितने आइटम जी। आउट होते हैं उनको ऐड बैक करेंगे। जो इन्वेंट्री आउट हुई है इन द फॉर्म ऑफ सेल, ठीक है,
या परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न और सेल, इसमें आपकी इन्वेंट्री आउट होती है, आप उसको करेंगे ऐड बैक। अच्छा, परचेज से इन्वेंट्री इन होती है, ठीक है, और सेल रिटर्न से इन्वेंट्री इन होती है, तो इनको करेंगे माइनस। लेकिन एक चीज का ख्याल करना है कि आपने कॉस्ट प्राइस पता करना है। क्या पता करनी? तो वो से परचेज से परचेज तो क्या? पर, मैं आपको फॉर्मूला बनाया था, देखिए यहाँ लिख देता हूँ इन्वेंट्री एट गिवन डेट, ठीक है, ये दिए। आपने ऐड क्या करना है? सेल सेल्स। एट कॉस्ट, सेल और परचेज रिटर्न या रिटर्न आउट, ये क्या करने हैं? मैं एक साथ ही लिख देता ना, एट। एक साथ, ये ऊपर बनाया था आपने, इन्वेंट्री एट गिवन डेट, ठीक है, ये डेट, जो डेट दी होगी उसकी इन्वेंट्री आपने लिखनी है। आपने ऐड करने हैं सेल एट कॉस्ट, सेल या कॉस्ट परचेज रिटर्न या फिर परचेज रिटर्न। या रिटर्न आउटवर्ड या गुड्स की ड्राइंग, गुड्स ड्राइंग, क्योंकि इसमें इसमें आप देखें ना, जो आइटम आउट होते हैं ना उनको ऐड करते हैं, ये माइंड में रखना, ठीक है। अब लेस करेंगे जो आइटम, जो इन्वेंट्री इन हुई है, तो परचेज में इन होती है ना, जी। परचेज होती है एट कॉस्ट, सेल रिटर्न एट कॉस्ट, ये भी क्योंकि सेल है ना, तो सेल को एट कॉस्ट फाइंड करना। तो ये आपकी ये आ जाएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ बिजनेस डे, ठीक है। समझ आ गया? जी। इसके अलावा वो इन्वेंट्री जो ऑब्सलीट हो गई, डैमेज हो गई, हेफ्ट हो गई, उनको भी माइनस कर देना एट कॉस्ट प्राइस, सही है। नहीं, मैं जी। लिख देता हूँ, ये फर्दर लिख देता हूँ, लेस इन्वेंट्री थेफ्ट डैमेज ऑब्सोलीटेड, ठीक है, ठीक। एट कॉस्ट प्राइस, एट, ये भी आपने माइनस कर, ये जो इन्वेंट्री आएगी, इन्वेंट्री एट क्लोजिंग डेट, समझ आएगी? जी। बस ये, अब आपको पता लग गया ना कि 60,500 कैसे आएगा, इसमें एक आइटम रहेगा, वो देख लेते हैं। जी। ये कस्टमर रिटर्न, सेल रिटर्न है ना। क्या अब ये, ऑन 4 अप्रैल 2016 customer returned goods sold to him on 26 March 2016, the good had a selling price of 650, ठीक है, ये सेल रिटर्न हुई है, तो सेल रिटर्न एट सेल प्राइस है, तो आप इसकी कॉस्ट प्राइस पता करेंगे, अगेन वही फार्मूला, सेल इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। सेल की कितनी सेल रिटर्न हुई है? 650, ये सेल का मतलब सेल प्राइस है, ठीक है, सेल प्राइस। अच्छा, ये एक्स हो गया, ये 0.25x हो गया, ये बन गया 1.25x, ये 650 है, एक्स इक्वल है 650 डिवाइड बाय 1.5, इसकी वैल्यू निकालें। ये तो कर लिया था ना। नहीं, ये थोड़ी क्या, आखिरी वाला कहाँ किया? 520। 5, 20। तो ये कॉस्ट प्राइस आ गई, ठीक है, ये सेल रिटर्न सबकी की, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। यहाँ, हाँ नहीं, जो भी सेल हुई है वो सेल प्राइस पे है ना, जी। तो उसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी होगी ना, इन्वेंट्री एट कॉस्ट प्राइस होती है ना, ठीक है। या एनआरवी, दोनों में से जो लोअर होगा। तो अब आप देख लें, इसमें देखें, ये आ गया 520। सेल जी। रिटर्न इन होता है, ठीक है, सेल रिटर्न क्या होता है? स्टॉक इन होता है, इसलिए इसको माइनस करेंगे एट कॉस्ट प्राइस, ठीक।
तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,500 आ गई। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जी। अब हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री मिल गई, अब हम इनकम स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। तो ये वाला अमाउंट हमें मिल गया। जी। ठीक है, ये सारे हमने कंफर्म कर लिए। अब आपने ये ऐड और माइनस किया, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल 235,360 आ गई। ये आपने ठीक। सेल में से माइनस करना है, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है, सही है। ये इन्होंने यहाँ पे शो कर दिया है कि एक सेल ऑफ मोटर व्हीकल हुई है, डिस्पोजल ऑफ मोटर व्हीकल। आपने पुरानी मोटर व्हीकल को सेल की है, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट हुआ है। तो ये अदर इनकम होता है। इसको अगर आप यहाँ भी ऐड ना करें तो नीचे भी ऐड कर सकते हैं। सही है, तो हम ये देख लेते हैं कि 470 का प्रॉफिट कैसे आया। तो ये लिखा, वन sold a motor vehicle for 11,000 on 31st March 2016. The vehicle had cost 1870 on 1st July 2014. No entries for this sale had been made in the books of account. ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है मोटर व्हीकल आर टू बी डेप्रिसिएटेड 25% per annum using the Staten method. Depreciation to be charged on a month by month basis. ठीक है, यानी मंथली बेसिस पे। तो इसका मतलब ये जो मोटर व्हीकल है इसकी आपको टाइमलाइन बनानी पड़ी। ये मोटर व्हीकल है कब सेल हुई है, 31st March 2016, और 1st July 2014 को परचेज की है। बिजनेस पीरियड एंड होता है 31st March को। तो हमें इसकी टाइमलाइन देखी, 1 अप्रैल 2000, यानी ये 2014 है, इसका मतलब 2013 से लेके 31st March 2014, ये इसका पहला साल। क्यों, ये 1 जुलाई 2014 को आ रही है। फर्स्ट फर्स्ट जुलाई इसके अंदर आ रहा है। अच्छा देख लेते हैं, फर्स्ट है, 1 जुलाई इसके अंदर आ रहा है ना, नहीं आ रहा, सॉरी 1 जुलाई इसमें नहीं आ रहा है, ये इसमें आएगा 1 अप्रैल 2014 से लेके 31st March 2015। सही है, 1 अप्रैल 2015 से लेके अ, ठीक है, 1 अप्रैल 2015 से लेके 31st March 2016। तो हम 2016 में खड़े हैं। जी। ठीक है, तो पहले साल ये परचेज की 1 जुलाई को। तो इसका मतलब अप्रैल मई जून, ये फर्स्ट 3 मंथ, इसमें इसके बनते हैं 9 मंथ। कितने बनते हैं, क्योंकि ये 1 जुलाई को परचेज किए ना, जी। और इसको काट दें, इसकी जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये जो हमने व्हीकल परचेज की है 1 जुलाई 2014 को, तो 1 जुलाई इस पीरियड में आ रहा है। जी। 2014 आ रहा है ना, जी। ये जो 12 महीने बिजनेस पीरियड के, इसके अंदर ये आ रहा है ना 1 जुलाई 2014। तो ये इसका पहला साल है, लेकिन जी। इसके मंथ बनने 9 मंथ बनने, कितने बनने, हाँ। क्योंकि जो, हाँ, जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो एनुअल होता है, फिर हम उसको मंथली बेसिस पे कन्वर्ट करते हैं। अच्छा अब देखें, इसकी कॉस्ट कितनी है, 18720। ठीक है, 18720। तो हम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईयर 1। ठीक है, और कॉस्ट माइनस इसका होता है, अब क्या बोलते हैं इसको, रेजिडुअल वैल्यू, डिस्पोजल वैल्यू, रेजिडुअल और इनटू रेट।
ये फार्मूला ठीक। तो इसकी कॉस्ट है 18,720 माइनस 0, और रेट कितना है 25%। निकाले कितना आ रहा है ये? माइनस क्या है? है माइनस जीरो, माइनस जीरो है ना पहला, माइनस वाली कोई नहीं दी हुई। 18720 पे आगे क्या है? 18720 माइनस 0 इंटू 25%। इसका डायरेक्ट 25% निकालना है। 25/100 मल्टीप्लाई बाय 18720। निकला नहीं अभी तक? ये क्या हुआ? 25% ही निकला। फोर एक मिनट। सिक्स एट जीरो 46,18720 4680। अब ये फोर जी। सिक्स एट जीरो ना एनुअल आया है, और हमने इसको किसमें कन्वर्ट करना है 9 मंथ में, तो डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे। ये पहले साल का डेफिनेशन डालेंगे। ठीक है। कितना आ रहा है? 3510 35। 10। तो पहले साल का डेफिनेशन आ गया 3510। अच्छा, अब दूसरे साल का निकाल लेंगे। तो दूसरे साल का तो वही आ जाएगा ना 4680। ईयर टू का कितना आ गया 4680 प्लस 3510। दोनों ऐड कर लें। 680 प्लस 8190 आ रहा जी। है। तो हम पहले चेक कर लेते हैं। ये हमारा ये क्या है 8190 बेसिकली डेप्रिसिएशन आया है व्हीकल सोल्ड। व्हीकल सोल्ड का डेप्रिसिएशन आ रही है। तो इधर वर्किंग की हुई ना सर, अब इसने डायरेक्ट किए हुए। अच्छा, नहीं 4680 का 9 मंथ का निकाला हो ठीक है। तो अब नेट बुक वैल्यू निकाल लेंगे। तो नेट बुक वैल्यू का मतलब है कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। कॉस्ट कितनी है 18720, और जी। डेप्रिसिएशन है 8190। ये निकालें। तो ये 10530 आ गया ये अमाउंट। जी। तो ये आपका वो आ गया नेट बुक वैल्यू। तो ठीक सेल है। प्राइस कितनी है 11,000। सेल प्राइस कितनी है? 1100। अच्छा, हम डिस्पोजल अकाउंट बना के भी निकाल सकते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। इसकी कॉस्ट थी, ये मोटर व्हीकल लिखेंगे, इसकी कॉस्ट थी 18,720। यहाँ पे डेप्रिसिएशन आएगा, वो बन रहा था 8190। यहाँ पे कैश आ जाएगा जो कि 11,000 है। तो अगर आप इसका क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट इधर आता है। प्रॉफिट कितना आ रहा है 470। कितना आ रहा है चेक कर लें। 8190 प्लस 11,000 करें माइनस 18720। जी 470। आ गया? ये जी। चेक कर लेते हैं ऊपर। ये रहा 47। प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल हमने फाइंड कर लिया और इसमें ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड कर दिया। तो
अब ये अमाउंट आ गया 5931। ठीक है। जी। अब डिडक्ट एक्सपेंसेस। सबसे पहले दिया हुआ कैरेज आउटवर्ड, ये कैरेज ऑन सेल होता है। ठीक है, यहाँ पे कैरेज इनवर्ड आता है परचेज के साथ, तो मिक्स नहीं करना है। ये कैरेज आउटवर्ड है 810, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है 810 कैरेज आउट। ठीक है, जी। तो इसी को हमने एज एक्सपेंस यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। फिर है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट तो 1250, ये भी एक्सपेंस होता है। जी। ठीक है, अच्छा। उसके बाद इंश्योरेंस आ रहा है 1090, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये रहा इंश्योरेंस 1090। सही है, लेकिन आपने लिखने से पहले देख लेना कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, अभी तो ये डायरेक्ट आ रहे हैं। फिर ये मोटर एक्सपेंस 6460 है, जी। तो इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नजर नहीं आ रही, तो ये भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ये रहा मोटर एक्सपेंस, फिर आपने लिखने से पहले देख लेना एडजस्टमेंट प्रीपेड है या अक्रूड है। प्री क्लोजिंग प्रीपेड माइनस करेंगे, अक्रूड ऐड करेंगे। यानी क्लोजिंग प्रीपेड माइनस होता है, क्लोजिंग अक्रूड ऐड होता है। ओपनिंग अक्रूड माइनस होता है, ओपनिंग प्रीपेड ऐड होता है। अच्छा, फिर ये अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अदर 4690, तो ये भी यहाँ दिया होगा, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सही है। जी। फिर ये वेजेस दिया हुआ है 12230, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, जी। तो एडवर्टाइजमेंट में एडजस्टमेंट आ रही है, ये माइनस हो रहा है 200, यानी प्री पेड है 3480 आपने पे कर दिया। अच्छा, तो निकालने का तरीका ये होता है कि कोई भी एक्सपेंस अकाउंट आपने बनाना है, हमारे टी अकाउंट बनाने, ये वेजेस जो पेड होता है इधर आता है, इसको हम बैंक कहते हैं। ये है कितना, इधर गया 3480। अब ये 200 क्लोजिंग प्रीपेड होगा, इधर कैरी डाउन होगा, इधर आई एस आ जाएगा करंट पीरियड का एक्सपेंस, वो आ रहा है 3280। ठीक है, अब हम देख लेते हैं वहां जाके कि इसके बारे में क्या डेटा दिया हुआ है। ये लिखा हुआ है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस इंक्लूड अ चार्ज ऑफ 200 रिलेटिंग टू एडवर्टाइजिंग प्लान फॉर सितंबर 2016। ओके, समझ में आ गया। अच्छा, ये अब ये क्या, ऐड होगा। नहीं क्लोजिंग पीरियड माइनस होता है ना, वो कह रहा है एडवर्टाइजमेंट इंक्लूडेड अ चार्ज फॉर 200 रिलेटिंग टू एडवर्टाइजिंग प्लान फॉर सितंबर 2016। आपका बिजनेस पीरियड 31 मार्च में एड हो रहा है ना। सही। ठीक है, ये 200 वो है। सही है। जी। उसके बाद देखते हैं। अच्छा, उसके बाद ये आ रहा है इंटरेस्ट पेवर 950 प्लस 180। अच्छा, इंटरेस्ट के बारे में याद दिया होगा। ये दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन द बैंक लोन हैड बीन पेड अप टू 31 दिसंबर 2015। तो इसका मतलब है जो जनवरी फरवरी मार्च, जो लास्ट 3 मंथ है, उसका इंटरेस्ट आपने पे नहीं किया। ठीक है, तो जो आपने पे कर दिया वो यहाँ पे गिवन होगा। पहले तो आप फाइंड करेंगे पेपर कितना है, 6% पेपर है, 12,000 का 6%। अच्छा, तो 12,000 का 6% कितना होता है।
720. 720, यानी आपने पे करना है 720। तो जो पेएबल है, यानी ये एक्सपेंस है आपका EIT, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस का बनाया तो यहाँ पे IS आ जाएगा 720। अब पेड कितना है, पेड पेड कितना है, नजर आ रहा है कहीं? हाँ ये रहा, ये 950। अच्छा, 950 आपने पे किया है और ये बन रहा है 950, यहाँ पे आ गया ना, ये आपका पेड है, ठीक है। ये 950 आप पे कर चुके हैं, और 12,000 का 6% कितना है, 720। 720. हाँ ये पूरे साल का है, इसका हम 3 मंथ का निकाल लेंगे। अब क्या निकाल लेंगे, क्योंकि लास्ट 3 मंथ का हमने पे नहीं किया ना, तो 720 का हम निकालेंगे 3 मंथ्स का कितना पे करना है, ये निकालें, मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमारा 180। तो 180 वो है जो आपने पे नहीं किया, IS हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 13। 12%. मैं Oh, बताता sorry, हूँ, 6%. मैं फिर से बताता हूँ, ये 1130 देखें, 950 वो है जो आपने पे कर दिया, ठीक सही है। है. और ये जी. कब तक का पे किया, 31 दिसंबर 2015 तक का ये। अब Yes. जनवरी फरवरी मार्च आपका बिजनेस पीरियड एंड हो रहा है 31 मार्च 2016। ठीक है. तो जो लास्ट 3 मंथ है उसका आपने पे नहीं किया। ठीक है. आपका एनुअल जो इंटरेस्ट होता है वो होता है 720। कितना होता है, 720. तो 720 का हम 3 मंथ्स का निकालेंगे जो अनपेड है, सही है. डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 3, तो वो है 180। तो ये क्लोजिंग अक्रूड है, ये क्या है, Closing accrued. तो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो आप अकाउंट बनाएंगे, जो पेड है वो तो आपने ऊपर लिख दिया, और क्लोजिंग जी. पीरियड उसके नीचे लिख देंगे 180, तो 1130 बन जाएगा, तो ये एज एक्सपेंस आ जाएगा, ठीक है। सही है. जी. तो हम देख लेते हैं, तो ये रहा 113। ठीक है. उसके बाद आ रहा है प्रॉपर्टी रेंटल 11050 माइनस 3250, तो इसका दिया होगा प्रॉपर्टी रेंटल, ये आपने पे कर दिया है, आपने प्रॉपर्टी का रेंट पे किया 11050। अच्छा, अब यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉपर्टी रेंटल इंक्लूडेड अ पेमेंट ऑफ 5850 covering the period 1st December 2015 to 31st August 2016। इसमें से हमें प्रीपेड निकालना है, 5850 आपने पे कर दिया, ठीक है, 5850 आपने, ये हमने पे कर दिया। ये पीरियड कितना पीरियड कवर कर रहा है, दिसंबर से 31 अगस्त मंथ काउंट कर लें, 9 मंथ कवर कर रहा है। आपने ये अमाउंट पे किया 9 मंथ के लिए, कितने मंथ के लिए, 9 तो months. मैं 9 से डिवाइड कर दूंगा, ये एक तो दिसंबर हो गया और अगस्त, 8 महीने 9 महीने बने ना, तो 5850 डिवाइडेड बाय 9। 1 month का निकालना है. नहीं, पहले तो मैं पर मंथ निकालूंगा ना कि पर मंथ में कितना पे कर रहा हूँ। ये ये जो फार्मूला होता है ना इसका, ये अमाउंट पेड होता है, ठीक है, अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ, कितने मंथ के लिए पे किया, 9 मंथ के लिए किया ना, जी. अकॉर्डिंग टू डेटा, 1 दिसंबर से 2015 से लेके 31 अगस्त 2016 तक का पे किया, तो 9 मंथ बन रहे हैं। जी. तो मेरे पास पर मंथ आ गया, कितना आ गया, ये पर मंथ आ रहा है 650, कितना आ रहा है। 650. अब इस अब इसमें या तो आप प्रीपेड मंथ निकाल लें या यूज मंथ निकाल लें। अगर मैं यूज मंथ निकालता हूँ, तो एक तो दिसंबर 2015 यूज हो गया, जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने मैंने यूज कर लिए, 4 महीने मैंने, ठीक है। तो 650 को मल्टीप्लाई बाय, अच्छा, और कितने महीने यूज नहीं किए, 5 महीने यूज नहीं किए, 8 महीने हो ना.
टोटल 9 महीने बनने हैं ना। एक सेकेंड होल्ड कीजिए। ओके, देखें जी, फिर सुन ले, 5850 आपने पे किया है 9 मंथ के लिए, ठीक है। ठीक है। तो मैंने उसको 9 से डिवाइड कर दिया, तो पर मंथ कितना पे किया, 650। जी, फिर मैंने देखना होता है कि ये जो अमाउंट पे किया है ये कितने महीने कवर कर रहा है बिजनेस पीरियड के अकॉर्डिंग। तो बिजनेस पीरियड के अकॉर्डिंग ये 4 महीने कवर कर रहा है, तो जो महीने कवर कर रहा है वो एक्सपेंस है, और जो नहीं कवर कर रहा है वो प्रीपेड है। सही है। लेकिन बिजनेस पीरियड तो 31 मार्च को एंड हो रहा है ना। हाँ, तो पहला महीना तो यही हो गया ना, 1 दिसंबर। तो आप दिसंबर, जनवरी, मार्च फैब से ये 4 महीने। और मार्च, कितने महीने हो गए, मार्च। 4 हो गए ना। जी। अनयूज मंथ कितने हैं, अन्य। टोटल 9 मंथ है ना। जी, तो 9 की 2 डिवीजन होगी ना, 4 महीने आपने यूज कर लिया, 5 महीने आपने यूज नहीं किया। जी, तो जो आपने यूज नहीं किया वो प्रीपेड है। वो क्या है, प्रीपेड। प्रीपेड का अमाउंट निकाल लेंगे, 650 × 5 करें, 3250। ×5, तो ये 3250, तो ये प्रीपेड आ गया। जी, और प्रीपेड क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जी, अब मैं टी अकाउंट बना के भी दिखा देता हूँ आपको। ये क्लोजिंग प्रीपेड, ठीक है ना। ये रेंटल, ठीक है, रेंटल जो पेड होता है वो, पेड कितना था, पेड था 11050, 11, ये आपने पे कर दिया, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में जी, डेबिट साइड पे जो अमाउंट होते हैं वो पेड होते हैं। क्लोजिंग प्रीपेड कितना आया, 3250। जी, तो आई एस यानी करंट पीरियड का एक्सपेंस, ये आ जाएगा, एक सेकेंड इसमें, हाँ सॉरी, एक चीज गलत हो गई। हाँ, एक सेकेंड, जो, हाँ वो अलग अमाउंट है ना, एक सेकेंड, हमने जो पे कर दिया वो है 11050, ठीक है। अब ठीक है। इसके अलावा हमने ये कह रहा है, पेमेंट ऑफ 500 कवरिंग द पीरियड 1 टू 31 दिसंबर 2016। तो अब इसमें ये प्रीपेड आ जाएगा 3250, ये माइनस कर लें, तो 7800 आपका करंट पीरियड का एक्सपेंस आ गया, जी, ठीक है। एक यहाँ पर शो कर देता हूँ, ये आ गया। जी, अब डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल 49,000 का 25%, तो हम देख लेते हैं 49,000 कहाँ आ रहा है। ये रहा मोटर व्हीकल एट कॉस्ट 49,600, और मोटर जी, व्हीकल प्रोविजन फॉर डेप्ट 18,800 है। अच्छा, इसका हमने लेना है 25%, इसका हमने लेना है, तो डायरेक्ट ये 25% लिया तो 12,400 आ। नेट बुक वैल्यू से किया है ना। हाँ, ये नहीं, ये कॉस्ट पे है ना ये,
कॉस्ट पे लिखा, नेट बुक वैल्यू भी तो आरबीएम होता है ना, ये कॉस्ट लिखा हुआ है, ये ठीक देखिए इसका 25% देखिए। तो उसके बाद ये फिक्सचर एंड फिटिंग आर टू बी डेबिट एट 15% यूजिंग द आरबीएम मेथड, ये आरबीएम मेथड। ठीक है। फिक्सचर एंड फिटिंग का ये भी डायरेक्ट ही है, ये 41,600, ये नेटबुक वैल्यू फाइंड करेंगे 41,600, उसका 15%, तो ये आ जाएगा 6240। ठीक है। अच्छा ये देख लेते हैं, फिक्सचर एंड फिटिंग किधर है, हाँ ड्राइंग के नीचे 68,100, इसमें से माइनस करें 26,500, 41,600। हाँ 41,600 आ गया ना, तो अब इसका 25% निकाल लें, 10,400, जी। तो अब ये देख रहे 6240 आ रहा है, ओ सॉरी गलत हो गया, 25% नहीं है, 15%, हाँ 6240, वो 15%, 41,600 का 15%, ये 64 है। ठीक है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है इररिकवरेबल रिटर्न ऑफ व्हाट, तो ये एक्टिविटी दी होगी यहाँ पे, a customer who had owed 420 at the year end had been declared bankrupt, तो बैड डेट हो गया, क्या हो गया, बेटे। तो ये आपने राइट ऑफ करना है, तो ये आपने राइट ऑफ कर दिया। सही। ठीक, अब वो आगे कह रहा है Juan wishes to maintain a provision for doubtful debt 2% of trade receiver, अब ट्रेड रिसीवर कितना है 34,920, जी। अब 34,920 में से पहले तो माइनस करेंगे बैड डेट, क्या माइनस करेंगे, बेटे। बैड डेट ये है 420, तो यानी ये ट्रेड रिसीवल है, ये दिया हुआ है 39, कितना दिया हुआ है 34,920 ना, जी। 34,920, तो पहले से माइनस कर देंगे, कितना माइनस करना है 420, तो 34,500 आ जाएगा 34। 500। अब हम पीडीडी कैलकुलेट करते हैं, तो पीडीडी जब आपने कैलकुलेट करना होगा, तो बैड डेट माइनस जो बैड डेट आपने राइट ऑफ किया है ना, उसको माइनस करके रिकॉर्ड निकालेंगे, तो वो 2%, तो ये जो आएगा ये क्लोजिंग आएगा। मुझे समझ नहीं आया। देखिए 34,920 का आपके पास ट्रेड रिसीट पड़ा हुआ है, जी। 420 का बैड डेट हो गया, जी। तो 34,500 आ गया ना, ठीक है। और जी। पीडीडी इस पे लगाएंगे 2%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो ये वो अमाउंट है ना जो सही। डाउटफुल हो गया, 2% आपने रखा हुआ है, क्या कुछ अमाउंट डाउटफुल हो जाएगा, तो ये आएगा 690, ये क्या आएगा, 690। तो ये क्लोजिंग पीरियड ही आ गया, ये क्या आ गया। क्लोजिंग पीरियड। अब हमें हमें देखना है कि क्या पहले से ओपनिंग पीरियड ही पड़ा हुआ है, ये रहा, कितना पड़ा हुआ है 580, इंक्रीज हुआ है। जी। 580 पड़ा हुआ ना, जी। अब हम इसका टी अकाउंट बना लेंगे कि ये इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ, तो जो ओपनिंग है ना वो आपने इधर ब्रॉडन कर लेना 580, ये क्लोजिंग है, तो ये कैरी डाउन हो जाएगा, ओपनिंग कम है क्लोजिंग ज्यादा है, तो आईएस इधर आएगा, ठीक है, जी। -580, 110 से इंक्रीज हो रहा है, तो ये एज एक्सपेंस आ जाएगा, एज ए, एक्सपेंस। ये आपको शो कर देता हूँ, ये देखो, ठीक है, जी। इन सबको ऐड करेंगे तो 5790, ये टोटल एक्सपेंस आ गया, इसमें से माइनस करेंगी तो प्रॉफिट फॉर द ईयर 1400 आ गया।
ठीक है। फटाफट बैलेंस शीट समझ लेते हैं। बैलेंस शीट तो है ही नहीं। ठीक है। ठीक है। इसमें एक पास में क्वेश्चन कर रही थी, इनकम स्टेटमेंट का ही था, तो उसमें प्रीपेड ऐड हुआ हुआ था, तो वो मैंने ओपनिंग मार्किंग होगा। स्कीम देखी। ओपनिंग होगा। कौन सा पेपर कौन सा? मैं एक सेकंड में आपको भेजती हम्म, भेज दिया। जून 20 का ही है। जी। जून 20 पेपर 22 में। ये सोल्ड लेटर का ही था। जी। ये सोल्ड लेटर का नहीं है ये। ये तो मुझे फोन सही। पे देखो, हाँ ये सोल्ड इसमें लेटर। वही। एक सेकंड हाँ निकाल यस। देता हूँ। मैं 10 ये सिंगल एंट्री का है। कहाँ प्रीपेड ऐड किया था? ये रेंट वाला। जी। ये है ना? ये देखें, ये पेमेंट है। ये 990 ओपनिंग है। ये क्लोजिंग अप्रूव्ड है। तो आपको दिखाता हूँ। रेंट की इन्फॉर्मेशन का है। रेंट इन्फॉर्मेशन कितना है? ये अमाउंट क्या है? पेड है। ये अमाउंट क्या है? ये पेड है। इसका हम पी अकाउंट बनाएंगे जैसे। इधर ये। हाँ, ये रहा। ये 1 अक्टूबर लिखा हुआ। 1040 जो है बेसिकली क्लोजिंग अप्रूव्ड है। ठीक है। ये देखें क्या लिखा हुआ, अदर रिसीवर रेंट प्रीपेड। ये ओपनिंग प्रीपेड है। आपको मैंने बताया था ओपनिंग प्रीपेड ऐड होता है। आपने ये अकाउंट बनाया रेंट का। ओपनिंग प्रीपेड इधर आता है। ओके।
तो ये 990 इधर आएगा, ठीक है। और वो जो पेड था वो इधर आएगा, पेड कितना था? वो 14930, ये आ जाएगा 14930, ये बैंक इधर आ जाएगी। उसके बाद ऊपर ही जाएंगे, ये क्लोजिंग अक्रूड है, ये क्या है? क्लोजिंग अकाउंट। क्लोजिंग अक्रूड नीचे इधर आएगा, ये ऐड होगा। ओपनिंग अकाउंट माइनस होता है। हाँ, ओपनिंग अक्रूड इधर आता है ना, और क्लोजिंग प्रीपेड इधर आता है, तो ये कैरी डाउन। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो यहाँ आई एस आ जाएगा, तीनों को ऐड करेंगे ना तो आई एस आ जाएगा, यानी करंट पीरियड का स्टार्ट आ जाएगा। समझ आया? ठीक है, तो ठीक है, काफी है ओपनिंग क्या? ओपनिंग अकाउंट और क्लोजिंग प्रीपेड। क्लोजिंग प्रीपेड तो ओपनिंग है। अकाउंट और क्लोजिंग प्रीपेड माइनस होता दोबारा बोले, जोर से बोलो। है। ओपनिंग अकाउंट और क्लोजिंग प्रीपेड माइनस होते हैं, आई गेस। हाँ, तो क्लोजिंग पीरियड माइनस होता है ना, वो अभी है ही नहीं। ठीक है। ओपनिंग प्रीपेड है, वो ऐड हो रहा है, ठीक ठीक है। है। क्लोजिंग पीरियड ऐड होगा, ओपनिंग अक्रूड माइनस होगा, तो आई एस की वैल्यू आ जाएगी, सही है। ठीक है। जी। आप कल तक क्या कर लेंगे? अभी मैं कॉस्ट काउंटिंग करूंगी, फिर कल सुबह फाइनेंशियल। अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक है। वो जो आपको पीएलई पेपर भेजे थे, कर लिया था आपने? ये बीच बीच में से ही हो रहा है। अच्छा, तो वीडियो भी तो भेजी थी मैंने उसके साथ। जी, मैं देख रही हूँ साथ में। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।